नमस्कार दोस्तों। गुरु मंत्रा सिविल क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के बारे में आप लोग को कुछ बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना है और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। बायोलॉजी बायोलॉजी जिसको हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं, यह दो शब्दों के मिलने से बना है। बायोलॉजी को बायो प्लस लोगस, यानी यही दो शब्द मिलकर बायोलॉजी बना है। बायो का अर्थ होता है लिविंग लिविंग और लोगस का अर्थ होता है टू द स्टडी, यानी बायोलॉजी का अर्थ हो गया लिविंग, स्टडी ऑफ लिविंग, यानी सजीवों के अध्ययन के विज्ञान को बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान कहा जाता है। तो सजीव बायोलॉजी में हम लोग सिर्फ सजीवों यानी जीवों का ही अध्ययन करते हैं। और सजीव क्या होता है? तो सजीव लिविंग उसे कहते हैं जो न्यूट्रिशन करता है, जिसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है यानी वृद्धि और विकास होता है, और जो रेस्पायरेशन करता है जिसमें मूवमेंट होता है, उसी को हम लोग लिविंग यानी सजीव कहते हैं। और ये सब क्रिया जिस वस्तु में नहीं होती है उसको निर्जीव कहा जाता है यानी नॉन लिविंग कहा जाता है। आगे चलकर कार्ल लिनियस नामक एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने लिविंग को दो भागों में बांट दिए। एक भाग को प्लांट कहा गया यानी पादप, और दूसरे भाग को एनिमल कहा गया, यानी सजीव में प्लांट भी आता है। प्लांट भी एक सजीव है क्योंकि प्लांट में भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, उसमें भी रेस्पायरेशन होता है, और वह भी न्यूट्रिशन यानी भोजन को बनाती है। इसलिए पौधे को भी सजीव के अंतर्गत रखा जाता है। पौधों में भी विकास होता है, और पौधों में विकास को हमारे यहाँ एक वैज्ञानिक थे जे.सी. बोस। जे.सी. बोस के द्वारा एक यंत्र का निर्माण किया गया जिसका नाम था क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ के द्वारा पौधे की वृद्धि को नापा जाता था। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि प्लांट में जो ग्रोथ होता है उसको किस यंत्र के द्वारा नापा जाता है, तो वो क्रेस्कोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। और इस यंत्र का आविष्कार जगदीश चंद्र बोस जे.सी. बोस के द्वारा किया गया था। तो कार्ल लिनियस के द्वारा, कार्ल लिनियस इन्होंने एक पुस्तक लिखे थे जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी, और उसी में लिविंग का वर्गीकरण पादप, जंतु, इस सब में किया गया, और इसलिए इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, यानी आधुनिक वर्गीकरण का पिता कार्ल लिनियस को कहा जाता है। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ दिया जाता है कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किन्हें कहा जाता है। सिस्टेमा नेचुरी नामक किताब किनके द्वारा लिखा गया है? तो सिस्टेमा नेचुरी किताब कार्ल लिनियस के द्वारा लिखी गई है।
अब जानते हैं कि बायोलॉजी शब्द सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है। तो शब्द अलग वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है तथा इनके बारे में विस्तार से अलग वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है। तो दोनों के बारे में जानते हैं। तो यदि क्वेश्चन रहे कि टर्म बायोलॉजी वाज गिवन बाय, यानी बायोलॉजी शब्द किन के द्वारा दिया गया है, तो वहाँ नाम आ जाएगा लैमार्क का। लैमार्क और एक वैज्ञानिक और थे ट्रेवे रेनस, और ट्रेवे रेनस के द्वारा बायोलॉजी शब्द दिया गया था। लेकिन बायोलॉजी के बारे में प्रथम ज्ञान यानी जीव विज्ञान का क्रमिक अध्ययन के रूप में विकास अरस्तु के समय से हुआ था। अरस्तु, जिसे एरिस्टोटल भी कहा जाता है, उन्होंने एक बुक लिखे थे जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमैलिया। हिस्टोरिया एनिमैलिया। और इसमें अनेक जंतुओं के बारे में बताए थे, और इसी कारण इनको बायोलॉजी का पिता भी कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी इज एरिस्टोटल, यानी अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु यूनान के रहने वाले थे। ये वैज्ञानिक भी थे, दार्शनिक भी थे, और हिस्ट्री में सिकंदर के बारे में पढ़ते हैं तो उनका ये गुरु भी थे। तो अरस्तु अपने समय का बहुत विद्वान थे। उसी प्रकार से पौधे के बारे में जानकारी थियोफ्रेस्टस के द्वारा दिया गया था। थियोफ्रेस्टस इन्होंने भी एक बुक लिखे थे जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लानेटरम, और हिस्टोरिया प्लानेटरम में 500 पौधे के बारे में जानकारी दिए थे। टैरम इसमें 500 पौधे की जानकारी दी गई है, और इसी कारण से थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है। तो फादर ऑफ बॉटनी प्रश्न पूछेगा तो वहाँ थियोफ्रेस्टस को टिक लगाएंगे, और यदि फादर ऑफ बायोलॉजी पूछेगा तो वहाँ अरस्तु यानी एरिस्टोटल को टिक करेंगे। कभी कभी जूलॉजी का भी पिता के बारे में पूछ दिया जाता है कि जूलॉजी का जनक किन्हें कहा जाता है, हो इज फादर ऑफ जूलॉजी। तो जूलॉजी का जनक भी अरस्तु को ही कहा जाता है। जूलॉजी का जनक भी अरस्तु को ही कहा जाता है। तो इस प्रकार फादर ऑफ बायोलॉजी भी अरस्तु, फादर ऑफ जूलॉजी भी अरस्तु, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस, और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कार्ल लिनियस को कहा जाता है। अरस्तु को फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी भी कहा जाता है। भ्रूण विज्ञान का पिता भी
अरस्तु को ही कहा जाता है। कभी कभी पूछ देता है कि हु इज फादर ऑफ मेडिसिन, यानी चिकित्सा विज्ञान का पिता किन्हें कहा जाता है, तो चिकित्सा विज्ञान का पिता हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। और जो लोग डॉक्टर बनते हैं तो उनको हिप्पोक्रेटस का ही शपथ दिलवाया जाता है। तो इन सभी को बायोलॉजी के बारे में ये सामान्य नॉलेज है, इन सामान्य इंट्रोडक्शन है। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं इसके चैप्टर की ओर। अब हम लोग बायोलॉजी में पहला चैप्टर सेल होता है, तो सेल के बारे में जानते हैं। सेल को हिंदी में कोशिका कहते हैं। और जिस विज्ञान में कोशिका यानी सेल का अध्ययन किया जाता है उस विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। साइटोलॉजी, साइटो का अर्थ होता है सेल, और लॉजी को लोगस, टू द लोगस, लोगस यानी सेल का अर्थ हो गया कोशिका, और लोगस का अर्थ हो गया टू द स्टडी, अध्ययन करना। इस प्रकार जिस विज्ञान में कोशिका का अध्ययन किया जाता है उस विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। तो आगे जानते हैं कि कोशिका क्या होती है, कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका की खोज किनके द्वारा की गई है, और कोशिका के बारे में विस्तार से किनके द्वारा बतलाया गया है, सब के बारे में एक एक कर जानते हैं। कोशिका किसी भी जीव जंतु की सबसे छोटी इकाई होती है। कहने का मतलब है कि कोशिका से ही सभी जीव जंतुओं का शरीर का निर्माण होता है, वो चाहे मनुष्य हो या कोई भी जीव जंतु हो, सभी जीव जंतु का निर्माण कोशिका के द्वारा ही किया गया है। इसलिए कोशिका को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी कहा जाता है। कोशिका शरीर के कार्यात्मक तथा संरचनात्मक इकाई होती है। यानी कार्यात्मक मतलब कार्य करने वाला, और संरचनात्मक मतलब शरीर का स्ट्रक्चर देने वाला। तो दोनों काम कोशिका के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए शरीर में कोशिका सबसे महत्वपूर्ण है। इसी के द्वारा शरीर का निर्माण हुआ है। और शरीर में कोशिका जब तक जीवित है तब तक सभी जीव जंतु मानव जीवित है। कोशिका खत्म तो मानव का अस्तित्व भी खत्म हो जाता है। तो हम लोग खाना पीना जो भी करते हैं, पानी वगैरह सब कोशिका को जीवित रखने के लिए ही करते हैं। तो कोशिका किसी भी जीव जंतु की सबसे छोटी इकाई को कहा जाता है। जिस प्रकार से किसी घर का निर्माण एक एक ईंट को जोड़कर किया जाता है, उसी प्रकार से जीव जंतु का शरीर भी एक एक कोशिका को मिलने से बनता है। तो जिस प्रकार से ईंट एक एक ईंट को जोड़ते हैं तो दीवार बनता है। दीवार, ब्रिक्स, ईंट को इंग्लिश में ब्रिक्स कहते हैं, और दीवार को वॉल। दीवार, तीन चार दीवार को मिला देते हैं तो एक कमरा बन जाता है, यानी रूम। और दो तीन रूम को मिला देते हैं तो एक घर कहलाता है, हाउस कहलाता है।
उसी प्रकार से कोशिका, बहुत से कोशिका को जब मिलाते हैं, ग्रुप ऑफ सेल को मिलने से टिश्यू का निर्माण होता है। यानी कोशिका जब मिलती है, तो बहुत से कोशिका जब मिल जाती है तो उसको उत्तक कहते हैं। उत्तक यानी टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। तो बहुत से कोशिका जब मिल जाते हैं तो शरीर में उत्तक बनता है, और बहुत से उत्तक, ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर ऑर्गन का निर्माण करते हैं। ऑर्गन यानी अंग। और कई अंगों के मिलने से ऑर्गन सिस्टम यानी अंग तंत्र बनता है, और अंग तंत्र के मिलने से एक शरीर का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा गया। उत्तक मिलकर अंग, कई अंग मिलकर अंग तंत्र, और बहुत से अंग तंत्र को मिला दिया जाता है तो पूरा एक शरीर का निर्माण होता है। तो हमारे लिए या किसी भी जीव जंतु के लिए कोशिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि कोशिका से ही शरीर का निर्माण होता है। जो भी हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं होती है वो सब कोशिका के द्वारा ही किया जाता है। हमारे शरीर का स्ट्रक्चर का निर्माण भी कोशिका के द्वारा ही होता है। अब कोशिका तो सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन कोशिका की खोज किनके द्वारा की गई है, अब उसके बारे में जानते हैं कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किनके द्वारा किया गया है। तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1665 ईस्वी में एक माइक्रोस्कोप बनाए थे, और उस माइक्रोस्कोप का रेंज किसी भी वस्तु को 2000 गुना बड़ा करके दिखाने की क्षमता थे। और उसी माइक्रोस्कोप के द्वारा ये पौधे की छाल को देख रहे थे, तो छाल उनको मधुमक्खी की छत्ता जैसा दिखाई दिया, यानी कॉलोनी जैसा एकदम लगा, और उसी कॉलोनी को वो सेल कह दिए। तो ये सेल के बारे में ये ज़्यादा विस्तार से कुछ नहीं बतलाएं, बस वो जो उनको मधुमक्खी की छत्ता जैसा, कॉलोनी जैसा जो दिखाई दिया पौधे की छाल यानी कॉर्क में, उसी को वो सेल कह दिए कि ये सेल है। लेकिन सेल क्या होता है, इसका क्या फंक्शन है, इसके बारे में वो कुछ विस्तार से नहीं बतला पाए। तो कोशिका की खोज क्वेश्चन पूछेगा कि कोशिका की खोज किनके द्वारा किया गया है, तो वो रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया है। रॉबर्ट हुक आइए 1665 ईस्वी में किए थे, 1665 ईस्वी। लेकिन और ये किस में किए थे, तो पौधे की छाल में कोशिका की खोज किए थे। कॉर्क ऑफ प्लांट, कॉर्क ऑफ प्लांट में किए थे। और ये जो कोशिका की खोज किए थे वो मृत कोशिका थी, डेड सेल। तो ये मृत कोशिका की खोज किए थे, मृत कोशिका की खोज। तो यहाँ से भी कई प्रश्न बन जाता है कि रॉबर्ट हुक के द्वारा कैसी कोशिका की खोज की गई, तो मृत कोशिका की। वो सर्वप्रथम किस में कोशिका की खोज किए थे, तो पौधे की छाल में। और कब किए थे, तो 1665 ईस्वी में। तो सभी बिंदुओं पर ध्यान देना है, एक एक पॉइंट को याद रखना है।
लेकिन सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किनके द्वारा की गई? ये तो मृत कोशिका की खोज किए थे। तो जीवित कोशिका की खोज किनके द्वारा की गई? तो जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीeuwenhoek के द्वारा किया गया था। एंटोनी वॉन लीeuwenhoek के द्वारा भी एक माइक्रोस्कोप का निर्माण किया गया था और उस माइक्रोस्कोप का रेंज किसी भी वस्तु को 3000 गुना बड़ा करके दिखाने की क्षमता थे और उसी माइक्रोस्कोप के द्वारा उन्होंने माइकोप्लाज्मा में जीवित कोशिका की खोज किए थे। तो जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीeuwenhoek के द्वारा किया गया था। खोज एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। और ये किस में किए थे? तो माइकोप्लाज्मा में किए थे। माइकोप्लाज्मा में किए थे। चलिए, तो ये तो हो गया किनके द्वारा जीवित कोशिका की खोज की गई, किनके द्वारा मृत कोशिकाओं की खोज की गई। अब जानते हैं कि कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि कौन कोशिका सबसे बड़ी है, कौन सी कोशिका छोटी है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन है, सबसे छोटी कोशिका कौन है, ऐसा ऐसा भी प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो उसको भी जानते हैं हम लोग। तो अलग अलग जीवों में कोशिकाओं का आकार भी अलग अलग होता है। छोटा जीव है तो उसमें कोशिकाओं की संख्या कम होती है और बड़ा जीव जंतु होता है उसमें कोशिकाओं की संख्या ज़्यादा होती है। तो उसी प्रकार से सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। प्रश्न पूछता है कि सबसे छोटी कोशिका किस जीव जंतु की होती है? तो माइकोप्लाज्मा। इसे PPLO भी कहा जाता है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। सबसे छोटी कोशिका PPLO की होती है। इसका फुल फॉर्म प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। लाइक ऑर्गेनिज्म। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। और एग ऑफ ऑस्ट्रिच। बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा। अंडे की होती है। शुतुरमुर्ग के बारे में आप लोगों को जानकारी होगी कि यह उड़ने वाला पक्षी नहीं है बल्कि सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी है और उसका अंडा बहुत बड़ा होता है, लगभग 1300 ग्राम के लगभग होता है। और उसी शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी मानी जाती है। और ऐसा प्रश्न कई बार पूछ दिया गया, हर एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो इन सब पॉइंट को भी ध्यान रखना है।
इसी प्रकार से पूछ दिया जाता है कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। ये तो छोटी हो गई, बड़ी, लार्जेस्ट सेल एंड स्मॉलेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ और लार्जेस्ट सेल एग ऑफ ऑस्ट्रिच। अब लॉन्गेस्ट सेल हो एज लॉन्गेस्ट सेल यानी सबसे लंबी कोशिका कौन होती है, तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका को माना गया है, तंत्रिका कोशिका होती है। सबसे लंबी लॉन्गेस्ट सेल कोशिका तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल इसको कहते हैं इंग्लिश में, तंत्रिका कोशिका। इंग्लिश में इसे नर्व सेल कहा जाता है। तो सबसे लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल ध्यान रखना है। अब कभी कभी प्रश्न पूछता है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका कौन है। हु इज स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी स्पर्म होता है, जिसको शुक्राणु कहते हैं, और सबसे मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु यानी ओवम को कहा जाता है। तो मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु यानी ओवम को कहा जाता है, तथा मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु को कहा जाता है। शुक्राणु यानी स्पर्म को कहा जाता है। तो इसको भी ध्यान रखना है। तो अभी तक हम लोग जान लगाएं कि सेल क्या होता है, सेल की खोज किनके द्वारा किया गया है और कौन सी कोशिका बड़ी होती है छोटी होती है, इन सब के बारे में जान गए। अब हम लोग जानते हैं कोशिका सिद्धांत के बारे में, सेल थ्योरी के बारे में। इस सेल थ्योरी किनके द्वारा दिया गया है और उनके द्वारा कोशिका के संबंध में क्या क्या बातें बताई गई है। तो अब अगला हेडिंग हम लोग सेल थ्योरी पर चलते हैं। कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत दो वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया है। एक का नाम है स्लाइडेन, जो वनस्पति यानी पौधे पर रिसर्च किए थे, और एक का नाम है स्वान, जो जंतुओं पर अपना रिसर्च किए थे और जंतुओं के बारे में बताए थे। तो दोनों के सिद्धांत को मिलाकर
एक सिद्धांत अलग से सिद्धांत बनाया गया और उस सिद्धांत को कोशिका सिद्धांत कहा गया और इस सिद्धांत को 1839 में दिया गया है। तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन तथा स्वान के द्वारा 1839 ईस्वी में दिया गया है। 1839 ईस्वी में ये दोनों बताएं कि कोशिका शरीर के कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। दूसरे पॉइंट में बताया गया कि सभी जीवों का शरीर एक या एक से अधिक कोशिकाओं के मिलने से बना होता है। इसी में 1855 ईस्वी में एक बर्चाव नामक वैज्ञानिक हैं। उन्होंने एक सिद्धांत इसी में जोड़ा कि शरीर में नई नई कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वो पुरानी कोशिकाओं से ही होती है, यानी शरीर में मौजूद पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो पहले स्वान एवं स्लाइडेन के द्वारा क्या बताया गया उसको नोट कर लेते हैं, फिर उसके बाद बर्चाव महोदय के द्वारा क्या बताया गया उसको भी जानते हैं। तो स्वान एवं स्लाइडेन के द्वारा बताया गया कि सभी जीवों का शरीर, ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल, सभी जीवों का शरीर एक या एक से अधिक कोशिकाओं के मिलने से बना है। वन और मोर देन वन। से बना है। दूसरा पॉइंट में बताया गया कि कोशिका यानी सेल शरीर के कार्यात्मक तथा संरचनात्मक इकाई होती है। यानी शरीर का निर्माण भी कोशिका से और शरीर की का कार्य भी कोशिका के द्वारा ही किया जाता है। तो स्वान एवं स्लाइडेन के द्वारा ही सर्वप्रथम कोशिका के बारे में डिटेल से जानकारी दिया गया था। इसी में 1855 ईस्वी में एक और वैज्ञानिक हैं, उसी में 1855 ईस्वी में वर्चाओ के द्वारा कहा गया कि शरीर में
नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती यानी इसको इंग्लिश में प्री एग्जिस्टिंग सेल या ओल्ड सेल या इसी को ओल्ड सेल यानी न्यू सेल और फॉर्म फ्रॉम ओल्ड सेल या प्री एग्जिस्टिंग सेल। नई कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वो शरीर में मौजूद पहले की कोशिकाओं के द्वारा ही कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। तो शरीर में कोशिकाओं का विभाजन होता है और कोशिका विभाजन के द्वारा ही एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। और इसके बारे में सर्वप्रथम बर्चाव महोदय के द्वारा बतलाया गया था। तो कोशिका सिद्धांत में हम लोग ये 2-3 पॉइंट को ध्यान रखेंगे। स्वान और स्लाइडिंग के बारे में ध्यान रखेंगे, बर्चाव के द्वारा क्या बताया गया उसको भी ध्यान रखेंगे, और इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे ना है उसको ध्यान से बनाना है।